दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गहने। जमुना जी की अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू ममता उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो माँ जी, बात कर लो। जमुना जी ने आँख खोलकर देखा तो ममता हाथ में फोन लिए खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर जमुना जी ने पूछा, किसका फोन है बहू, और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलाला पड़ रहा होगा। जमुना जी की छोटे से सवाल पर ममता ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज फोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज फोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़े दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई ममता ने कहा, और आखिर फोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर यह भी तो सुनना जरूरी था कि जमुना जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। जमुना जी ने अपने कांपते हाथों से फोन को अपने कान पर लगाया और बोली, हाँ बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोती पोतियों नाती नतनियों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लग रहा है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशियाँ दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। ममता ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। बहू, हाथ कांप रहे हैं, इसीलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेती हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है, तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई ममता बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और जमुना जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना जमुना जी की प्रतिक्रिया जाने ही ममता दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। जमुना जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर में आता था। दिन भर तो ममता ही होती थी उनके पास, इसीलिए उसकी तेज जुबान को भी जमुना जी झेल जाती थी। कौन सा तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्चा करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्चा कर रही हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खाते रहते हो, इसीलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। जमुना जी का जुबान सुनकर ममता चुप हो जाती है, पर जब से जमुना जी बिस्तर पर आई हैं, तब से ममता का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो फिर भी जमुना जी लाठी के सहारा उठकर अपने नित्य कर्म तो कर लेती हैं, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी वंदना ने ही उनकी सेवा की थी। तब तो ममता आसपास भी नहीं भटकती थी। उन 10 दिनों में वंदना ने इस घर में रहकर जमुना जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही जमुना जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने ही आप करने लगी, उसके बाद से ही ममता ने अपना व्यवहार वंदना के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर वंदना से बहस करने लगी थी, छोटी सी बात का बतक्कड़ बना देती थी। उस दिन करवा चौथ था। वंदना अपने मायके में ही मौजूद थी। वंदना अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी,
तो अम्मा के कहने पर उसकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वो साड़ी जमुना जी के लिए ममता के मायके से आई थी। ये देखकर ममता गुस्से से आग बबूला हो गई और वंदना पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ, और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसीलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा त्रिया चरित्र, अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोली जा रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली, उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीजों पर मेरी बेटी का भी तो हक है। क्या अम्मा जी रहती तो मेरे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। यहाँ की हर चीजों पर सिर्फ मेरा हक है। बस करो ममता, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा से लड़ते हुए अचानक माधव ने अंदर आते हुए कहा। माधव को देखकर ममता चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर जमुना जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती। इसीलिए उन्होंने वंदना को खुद ही जाने को कह दिया। खैर वंदना तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसीलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब वो जमुना जी से फोन पर ही बात करती थी। उसमें भी ममता चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और बेटी वंदना को भी आने नहीं देती है। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। ममता को ऐसा क्यों लगता है कि वंदना कहीं संपत्ति में हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी ना जाए। बेटा माधव भी ज्यादा कुछ नहीं कहता था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी। इसीलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। खैर जमुना जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी के सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर बहू कमरे में आ गई और जमुना जी को गिरता हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट जाए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई ममता ने जमुना जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटते ही जमुना जी ममता से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखूरे उड़ जाएं। एक बार वंदना को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला दूंगी, कहकर जमुना जी को ममता वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, मन ही मन सोचती हुई ममता ने वंदना जी को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को माधव घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहाँ अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर बहू जब जमुना जी के कमरे में गई तो जमुना जी के प्राण पखारू उड़ चुके थे, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने जमुना जी के कहने के बावजूद भी वंदना को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक माधव भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर से गहने उतारता देखकर माधव बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना, अम्मा को गहने पहन कर रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक ममता के कहने पर माधव फटाफट अम्मा के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो, बता नहीं सकती थी कि अब अम्मा हमें छोड़कर जा चुकी हैं? अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी ना चले जाए।
निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? माधव ने प्रश्न किया। तो ममता उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन। और कौन? वही एक है जिसकी नजर है इन गहनों पर। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक ममता की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि ममता अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने वंदना और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से कुछ हो जाने की खबर दी। जब क्रियाक्रम हो गया तो वंदना वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब माधव वंदना से बोला, वंदना, तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन तक यहाँ रुकना ही चाहिए। वंदना अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे कि इतने में माधव फिर वंदना के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिया था, ये ले जा। ये अम्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे दिया था कि वंदना को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की तो नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। आप तो ये अपने पास ही रखिए। पर वंदना, ये गहने तेरे हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए तो इन्हें ले जा। और रही बात मायके की तो जरूरी नहीं है कि तू यहाँ आए। मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन न सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई माधव की बात सुनकर वंदना उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ तब माधव से विदाई लेकर वंदना वहाँ से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। वंदना कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, माधव हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है। हालांकि ममता ने इस बात पर भी काफी हंगामा किया था, पर माधव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। तो ममता धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो ममता उस गहनों के लिए अपना सिर पटकती रह गई। जब माधव ने उसे यह बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किया था और गहने उसने खुद वंदना को दे दिए। दोस्तों, एक भाई ही अपने बहन के रिश्ते को समझ सकता है, जैसे कि माधव ने समझा। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।